प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अधिगम पर चर्चा करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अधिगम का क्या महत्व है, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य हर पल जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह नया ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन नए ज्ञान के साथ साथ वह पुराने ज्ञान में परिष्कार भी करता रहता है। और जब भी जैसे व्यक्ति के जन्म से लेकर के वह पूरी आजीवन पर्यंत वह हर पल कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर के वह वातावरण से अपना सामंजस्य बनाता है, वातावरण से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है और वातावरण से अपना समायोजन करने के बाद वह स्वनिर्माण करता है, अपना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और उसके बाद धीरे धीरे वह स्वनिर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ वह जो परिवार है उस परिवार से कुछ न कुछ सीखता है, उसके बाद वह समाज से कुछ न कुछ सीखता है और भी अन्य व्यक्तियों से वह कुछ न कुछ नया सीखता है। और यह सीखता है और सीखने के बाद वह अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। और जब वह अपने व्यवहार में परिष्कार करता रहता है अभ्यास के द्वारा, बिना अभ्यास के वह अपने व्यवहार में परिष्कार नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अधिगम को शामिल इसलिए किए हैं कि हम किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रत्येक समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और जब हम नया सीखते रहते हैं तो हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है वह और आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जबकि जो अधिगम शब्द है उसका तात्पर्य ही होता है सीखना, लर्निंग। और इसीलिए लर्निंग शब्द को जब हम परिभाषित करते हैं तो यहाँ तक यह भी कहा जा सकता है कि लर्निंग इज द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। अधिगम समस्त पूरी शिक्षा का दिल होता है, हार्ट होता है। और ऑल एजुकेशन एन अटेम्प्ट टू लर्न, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उससे हम अपने व्यवहार में परिष्कार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि बच्चा सीखता है और वह धीरे धीरे नया ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का वह ध्यान रखता है कि उसमें स्वानुभूति भी शामिल होती है। स्वानुभूति शामिल कैसे होती है? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वह जलते हुए दीपक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जब जलते हुए दीपक को छूने की कोशिश करता है, वह हाथ लगाता है और उसके बाद वह जल जाता है, तो दोबारा उस दीपक के समीप नहीं जाता है। और जब भी वह उसके समीप जाता है वह हाथ को हटा लेता है, डर जाता है, क्योंकि उसको स्वानुभूति है कि अगर यदि हमारा हाथ वहां पर लग जाएगा तो हाथ जल जाएगा। इसलिए उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह उसको स्वानुभूति हुई कि नहीं, अग्नि में हाथ लगाने से जल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और बिना अधिगम के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अधिगम को शामिल क्यों करते हैं?
इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि जब जब भी हम किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, हम किसी नई विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करते हैं, हम अपने व्यवहार में परिष्कार चाहते हैं, तो हमें कुछ न कुछ अधिगम करना होता है। और जब हम अपनी कक्षा में अधिगम करते हैं और अधिगम कराते भी हैं, तो उनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए हम किसी न किसी स्थिति में, परिस्थिति में औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से हम क्या करते हैं, अधिगम करते रहते हैं। अधिगम का जो शिक्षा में प्रयोग हो रहा है, हम इसलिए शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं कि हमको कठिन से कठिन विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए, सरलता के साथ हम उस विषय वस्तु को समझ पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक परिभाषा जो जेपी गिलफोर्ड की है, हम उसको यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहा जाता है। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके घर में मेहमान आते हैं और वह क्या करता है, वह बिना किसी पूछे ताछे उस व्यक्ति से बिना पूछे ही उसमें से एक बिस्किट निकाल लेता है और वो खा लेता है। लेकिन जब इस बात को माँ देखती है या घर के और अन्य लोग देखते हैं तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वह नैतिक मूल्यों के खिलाफ लग रहा है, वह उसके अधिकार के खिलाफ लग रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम व्यवहार को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सा व्यवहार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तम व्यवहार, जिसका परिष्कार हम चाहते हैं। ऐसे ज्ञान और ऐसे व्यवहार को सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहा जाता है। और जब बाद में यह कहा जाता है कि आपको यह ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हम परिष्कार कर चुके हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि ज्ञान का प्राप्त होना यहाँ सार्थक हो रहा है। उसके बाद एक दूसरी परिभाषा है पावलो की। पावलो ने यह कहा कि अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को ही अधिगम कहा जाता है। अनुक्रिया क्या है? व्यवहार की सबसे छोटी इकाई को हम अनुक्रिया कहते हैं। और उन अनुक्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, अपने व्यवहार में परिष्कार करते हैं। और जब हम आदतों का निर्माण करते हैं, उसी के निर्माण की प्रक्रिया को ही, उसी के निर्माण को ही जो पावलो है उन्होंने कहा कि इसे हम अधिगम की श्रेणी में रखते हैं और इसे अधिगम कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिगम की परिभाषा है उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि हम अधिगम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने व्यवहार में परिष्कार चाहते हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम अधिगम के बारे में आपसे उसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो अधिगम या सीखने की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। और उन विशेषताओं को, जो अधिगम की विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और उन अधिगम की विशेषताओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कैसे? क्योंकि व्यक्ति औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से वह क्या करता है, अधिगम करता है। वह सीखता रहता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति, औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से, मूर्त रूप से, अमूर्त रूप से भी वह सतत तरीके से सीखता रहता है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जब आप करते हैं तो अधिगम करने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे आता है? अधिगम जब आप करते हैं तो वह किसी भी प्रकार का अधिगम हो, लेकिन आपको जो अधिगम करना है वह सकारात्मक दिशा में अधिगम करना है। सकारात्मक दिशा में अधिगम अगर आपको करना है तो
आप उस सकारात्मक अधिगम की प्राप्ति करने के बाद आप अपने ज्ञान में, आप अपने व्यवहार में परिष्कार करते हैं। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा अगला है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो वह न किसी देश का है, न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तिगत है और यह व्यक्तिगत तरीके से सीखा जाता है। और यह सार्वभौमिक इसलिए है कि यह सबके लिए है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने अनुसार वह सीखता है, और जब अपने अनुसार सीखता है तो यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें न देश का हस्तक्षेप है, न जाति का हस्तक्षेप है, न धर्म का हस्तक्षेप है। इसलिए यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, और यह सबके लिए होती है। अगला है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया भी है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया कैसे है? अधिगम समायोजन की इसलिए एक प्रक्रिया है क्योंकि यह वातावरण के साथ बहुत ही जल्दी समायोजित कर लेता है, और वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास भी होता है। इसलिए वातावरण और अपने में जो तालमेल की प्रक्रिया है, जो समायोजन की प्रक्रिया है, वह अधिगम से आती है, अधिगम से प्राप्त होती है। इसलिए जो वातावरण के साथ समायोजन हो अथवा और किसी परिस्थिति से यदि आपको समायोजन करना है, तो परिस्थिति से समायोजन करना है अथवा किसी व्यक्ति से समायोजन करना है, या आपकी अपनी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप समायोजित होना चाहते हैं, तो यह सब पूरे की पूरी प्रक्रिया अधिगम से प्राप्त होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अधिगम समायोजन की एक प्रक्रिया है। और अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। क्यों? इसलिए कि जब भी हम किसी काम को करते हैं हमारा एक लक्ष्य होता है, और जब भी हम किसी कार्य को करते हैं हमारा एक उद्देश्य होता है, और बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता और बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे जिस प्रकार का कार्य करें, हमारा एक उद्देश्य निहित होता है और हमारा एक लक्ष्य होता है। जब हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अधिगम से हम सीखते सीखते अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित भी है और उद्देश्य पूर्ण एक प्रक्रिया भी है। और अधिगम एक विकास की भी प्रक्रिया है। अब अधिगम विकास की प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि जब भी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है तो वह वांछित तरीके से भी सीखता है और अवांछित तरीके से सीखता है। लेकिन यहाँ पर अवांछित तरीके से सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वांछित तरीके से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम वांछित तरीके से सीखेंगे तभी हमारा सकारात्मक अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होगी हमारी। इसीलिए जो वांछित तरीका है, हम उस वांछित तरीके के आधार पे ही सीखने की कोशिश करते हैं और तभी हमारा ज्ञान सार्थक होता है। लेकिन जब हम अवांछित तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा ज्ञान सार्थक नहीं होता है। क्योंकि एक चोर भी है, वह चोरी करना सीखता है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रक्रिया में अथवा नैतिक मूल्यों में यह सार्थक नहीं माना जाता है। इसलिए यह सकारात्मक तरीके से, वांछित तरीके से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और इसके बाद अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी है। कैसे? अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया इसलिए है कि हम एक परिस्थिति में ज्ञान को सीख रहे हैं और हम क्या करते हैं कि कहीं पर जाकर के और हम अपने ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, तो हमारा ज्ञान उस परिस्थिति में सहायक हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम स्थानांतरण करते हैं। हम एक ज्ञान का, एक प्राप्त हुए ज्ञान का हम दूसरी जगह जाकर के प्रयोग करते हैं, और वह एक ज्ञान का जब दूसरे में प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। क्योंकि आप एक परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखे हैं और उसका प्रयोग जब आप दूसरी परिस्थिति में जाके करने लगते हैं
उसमें सामंजस्य बनाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि अधिगम एक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी है। उसके बाद अधिगम एक सर्वांगीण विकास में सहायक भी होता है। अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक कैसे होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वांगीण विकास का तात्पर्य यह है कि हम जब भी किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, हम संतुलित तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, और जब हम संतुलित तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हमारा सभी पक्षों का विकास होता है। अब जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम करने से कोई ये तो है नहीं कि हम एक ही कौशल का विकास कर रहे हैं। हम जब अधिगम करते हैं तो हमारे बहुत सारे कौशलों का विकास होता है। हम अधिगम करते हैं तो हम विभिन्न क्षेत्रों के कौशलों को भी अर्जित करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो सर्वांगीण विकास है वह अधिगम से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम एक सर्वांगीण विकास में सहायक प्रक्रिया है। तो हम संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए अधिगम करते हैं। दूसरी बात यह कि कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं की हम चर्चा आपसे कर रहे थे। उसके बाद अधिगम के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और जब हम अधिगम के प्रकार का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने का कुछ न कुछ एक निश्चित बिंदु है, हम उसके आधार पे, क्योंकि अधिगम को किन्हीं निश्चित बिंदुओं में बांटा गया है, प्रकारों में बांटा गया है, तो उन प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। उसमें सबसे पहला प्रकार है सीखने वाले के प्रकार के अनुसार अधिगम। सीखने वाले व्यक्ति, जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार अधिगम, तो उसके अनुसार जो अधिगम है, पहला नंबर ये है। और दूसरा बिंदु है शारीरिक संचलन के अनुसार अधिगम। और तीसरा है मानवीय व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम। यह तीन मुख्य प्रकार से अधिगम के प्रकारों में गिने जाते हैं। वैसे जब आप अलग अलग तरीके से अधिगम के प्रकारों की चर्चा करते हैं तो उसमें शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, और संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम, और इस तरह से अधिगम के अलग अलग प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को हमने कुछ न कुछ विभाजित किया है। जैसे हम सबसे पहली बात करते हैं सीखने वाले के प्रकार के अनुसार अधिगम। इसमें हम दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, दो तरीके से इसके विभाग करते हैं। पहला तरीका ये है कि जानवरों द्वारा अधिगम, पशुओं द्वारा अधिगम, और दूसरा है मानवों द्वारा अधिगम। जानवरों द्वारा भी अधिगम एक क्रमबद्धता से वह कुछ न कुछ सीखता है। और मानवों का अधिगम जो है वो मानवों द्वारा अधिगम क्या है, वह बाल्यावस्था से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और उन सारी अवस्थाओं में वह क्रम से कुछ न कुछ सीखता है। तो हम सबसे पहले जो सीखने वाले के प्रकार के अनुसार अधिगम है उसमें हम दो बातों को ध्यान में रखते हैं, एक जानवरों द्वारा, पशुओं द्वारा अधिगम और एक मानवों द्वारा अधिगम। ये दो महत्वपूर्ण बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा है शारीरिक संचलन के अनुसार अधिगम। शारीरिक संचलन के अनुसार अधिगम क्या है? शारीरिक संचलन के अनुसार अधिगम का तात्पर्य यह है, इसके अंतर्गत भी दो तीन पॉइंट हैं, उसको भी समझना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जो शारीरिक संचलन के अनुसार अधिगम है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गत्यात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम इसके अंतर्गत आते हैं। तो गत्यात्मक अधिगम और विचारात्मक अधिगम में सबसे पहला आता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम क्या है? मांसपेशियों से जो युक्त क्रियाएं की जाती हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। जो मांसपेशियों से युक्त क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम इसमें इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि हम कुछ न कुछ जब सीखते हैं तो हमारी मांसपेशियां, हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं, इसीलिए इसको गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो गत्यात्मक अधिगम है इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वह आता है संवेदन गति अधिगम। संवेदन गति अधिगम क्या है? जब हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से साधारण ज्ञान, साधारण आदतों का अर्जन करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम साधारण आदतों का, साधारण सी अनुक्रियाओं का अर्जन करते हैं, उसको हम कहते हैं गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत संवेदन गति अधिगम।